हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कंपनी के बारे में। लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी टाटा पावर के बारे में, और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसे जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में, एंड दिस कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग बैटरी सेलिंग कंपनी इन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में और काफ़ी सारे फैक्टर्स के बारे में। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ, ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड क्लिक दैट बेल आइकन। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेसेस मेनली टू एरियाज में डिवाइडेड हैं। पहली है स्टोरेज बैटरी बिजनेस और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इसे अगर हम रेवेन्यूज के बेस पर देखें तो 73.9% रेवेन्यूज आते हैं स्टोरेज बैटरी बिजनेस से और 25.7% रेवेन्यूज आते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से। उसके बाद 0.4% रेवेन्यूज आते हैं एक और सेगमेंट से, जो कि है अदर सेगमेंट। इसके अलावा अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज को जोग्राफिकली देखें तो डोमेस्टिकली कंपनी के आते हैं 93% रेवेन्यूज और एक्सपोर्ट से आते हैं कंपनी के 7% रेवेन्यूज। चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोरेज बैटरी बिजनेस के बारे में। तो इस सेगमेंट में कंपनी स्टोरेज बैटरीज को मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें सप्लाई करती है, और ये सेगमेंट आगे भी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहली है ऑटोमोटिव, दूसरी है इंडस्ट्रियल और तीसरी है सबमरीन्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट के बारे में। तो इस सेगमेंट में कंपनी बैटरीज ऑफर करती है 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए, ई रिक्शास के लिए, होम यूपीएस सिस्टम्स के लिए और इन्वर्टर्स के लिए, और कंपनी इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। यहाँ पे अगर हम इन प्रोडक्ट्स की, इन कैटेगरीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में और बाकी सभी कैटेगरीज में कौन से प्रोडक्ट ऑफर करती है। ब्रांड प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में एफएक्स सोनिक, एक्साइड और डायनेक्स के थ्रू डील करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में तो वहाँ पे कंपनी डायनेक्स, इंडेक्स, एफएक्स सोनिक इन ब्रांड्स के थ्रू डील करती है। बट यहाँ पे सेगमेंट में एक काफ़ी हाईलाइटिंग इशू है, जो कि है ओवर डिपेंडेंसी ऑफ ऑटो सेक्टर। इस सेगमेंट में इनके जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैं, जो कि 4 व्हीलर सेगमेंट में हैं या फिर 3 व्हीलर सेगमेंट में हैं या फिर 2 व्हीलर सेगमेंट्स में हैं, वो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ऑटो सेक्टर को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो ऑटो सेक्टर होता है वो साइक्लिक इन नेचर होता है, मतलब कि वो साइक्लिक वे में मूव करता है। मतलब कि कुछ सालों के लिए तो अच्छा परफॉर्म करता है, फिर स्लो डाउन आ जाता है, फिर अच्छा परफॉर्म करता है और फिर स्लो डाउन आ जाता है, और ये जो साइकिल है वो इसी तरह से चलती रहती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इकोनॉमी रिलेशन। हम यहाँ पे नॉर्मली देखते हैं जब यहाँ पे इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑटो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता है, और जब इकोनॉमी बुरा परफॉर्म करती है तो ऑटो सेक्टर भी बुरा परफॉर्म करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी के इस सेगमेंट को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। कंपनी के जो बिजनेस हैं इस सेगमेंट से आते हैं उसे काफ़ी इफेक्ट करते हैं, और यही रीज़न है ये सेगमेंट काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से जो ऑटो सेक्टर है वो भी स्लो डाउन में चल रहा है। बट कंपनी के अकॉर्डिंग स्टिल उनका इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, और रिसेंटली 2 न्यू कंपनीज जिन्होंने इंडिया में अपने ऑपरेशंस को रन किया है, जो कि है किया मोटर्स और एमजी मोटर्स, उन्होंने एक्साइड इंडस्ट्रीज की बैटरीज को यूज़ किया है। दूसरी जो सेगमेंट है वो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में कंपनी इंडस्ट्रियल बैटरीज ऑफर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को, जैसे कि रेलवेज, पावर प्लांट, सोलर सेल और टेलीकॉम। और इन कैटेगरीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी टेलीकॉम, रेलवे और सोलर सेल और बाकी सभी कैटेगरीज में क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की ब्रांड प्रेजेंस के बारे में तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी एक्साइड, एफएक्स और कायल के थ्रू डील करती है, और इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे कंपनी एक्साइड, क्लोराइड और इंडेक्स इन ब्रांड्स के थ्रू डील करती है। इसके अलावा इस सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस सेक्टर ने भी पिछले 2-3 सालों में स्लाइटली डी ग्रोथ दिखाई है। यूपीएस कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर उसने सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा टेलीकॉम कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी की सेगमेंट ने सफ़र किया है, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें एक तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज बंद हो चुकी हैं, काफ़ी सारी मर्ज हो चुकी हैं,
तो ये सभी सिचुएशन की वजह से इस सेक्टर में, इस कैटेगरी में, टेलीकॉम कैटेगरी में कंपनी ने सफ़र किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरीज के बारे में, जैसे कि रेलवेज, वहाँ पे कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तीसरी सेगमेंट है सबमरीन्स। तो इस सेगमेंट में कंपनी हाई एंड सबमरीन बैटरीज ऑफर करती है फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सबमरीन्स, जैसे कि रशियन, जर्मन और फ्रेंच। और ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में आती है जो कि इस तरह की बैटरीज को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी इंडियन नेवी को बैटरी सप्लाई करते करते 3 डेकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है और लास्ट ईयर भी कंपनी ने इंडियन नेवी को सक्सेसफुली बैटरी सप्लाई की थी। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी फॉरेन नेवी को भी बैटरी सप्लाई करती है। दूसरी जो बड़ी कैटेगरी है वह है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो जैसे कि हमें यहाँ पे नाम से पता लग रहा है, कंपनी इस सेगमेंट में लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर करती है और ये चीज़ इनकी एक सब्सिडरी जिसका नाम है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वो मैनेज करती है और कंपनी को यहाँ से 25.7% रेवेन्यूज आते हैं। और रीसेंट क्वार्टर्स की भी बात करें तो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिथियम आयन बैटरी बिजनेस के बारे में। एंड आई नो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल इसी वजह से इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए इस सेगमेंट को सेपरेटली ही डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं थोड़े बैकग्राउंड के साथ। तो जून 2018 में एक्साइड इंडस्ट्रीज और एक स्विट्जरलैंड बेस्ड फर्म ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया था ताकि वो लिथियम आयन बैटरीज को बिल्ड कर सकें और इंडियन मार्केट्स में प्रोवाइड कर सकें। और उस जॉइंट वेंचर का नाम था एक्साइड लैंकलेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको नहीं पता लिथियम आयन बैटरीज क्या होती हैं, तो लिथियम आयन बैटरीज एक मेन कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करंट सिनेरियो की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करती है टोटल मार्केट साइज का, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद भी लेते हैं बट उसे चार्ज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इतना सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा रीज़न है अपफ्रंट कॉस्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो अपफ्रंट कॉस्ट आती है वो डीजल के मुकाबले या फिर पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करंटली इंडिया में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है। बट जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी पुश कर रही है। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेस इस चीज़ में एंटर कर चुके हैं, जैसे कि NTPC, टाटा पावर, दोनों के ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। उसके अलावा टेस्ला ने भी इंडिया में रिसेंटली अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को थोड़ा पुश देखने को मिल सकता है और कंपनी के अकॉर्डिंग वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए और लिथियम आयन बैटरी की मार्केट में लीडिंग पोजीशन लेने के लिए काफ़ी फोकस कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, जैसे कि हमें पता है जो EV बैटरीज हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जो बैटरीज की कॉस्ट आती है वो ओवरऑल प्रोडक्शन का 40 to 50% कवर करती है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, ये जो बिग प्लेयर्स हैं वो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन दीज मैन्युफैक्चरर्स वो खुद की बैटरीज क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे? तो इसका आंसर ये है, अभी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो मार्केट साइज है वो करंटली काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और अगर वो कंपनीज इस तरह की चीज़ें करती हैं तो इनसे जो इनकी कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बट हाँ, इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की सब्सिडरीज के बारे में, तो अगर हम बात करें इंडियन सब्सिडरीज के बारे में, तो पहली है क्लोराइड इंटरनेशनल लिमिटेड, दूसरी है क्लोराइड पावर सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, थर्ड है क्लोराइड मेटल्स लिमिटेड, फोर्थ है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन सब्सिडरीज के बारे में, तो पहली है एसोसिएटेड बैटरी मैन्युफैक्चरर, सेकंड है क्लोराइड बैटरीज SC एशिया और थर्ड है एस्पेक्ट बैटरीज लिमिटेड जो कि UK बेस्ड है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपनी का रियल कॉम्पिटिटर है वो है अमर राजा बैटरीज और ये कंपनी भी वाइड रेंज ऑफ बैटरीज ऑफर करती है। सेम सेगमेंट्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ compete भी कर रही है और हाईलाइटिंग बात यह है इस कंपनी ने काफ़ी जल्दी मार्केट शेयर गेन कर लिया है। तो ये चीज़ कंपनी में काफ़ी बड़ा थ्रेट है। चलिए अब हम चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओर। बट इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैं यूट्यूब और इंस्टा पे ही एक्टिव रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में। तो 2016 में जो कंपनी के रेवेन्यूज़ थे वो थे 9400 करोड़,
2017 में थे 11,000 करोड़, 2018 में थे 12,000 करोड़, 2019 में थे 14,721 करोड़ और 2020 में थे 14,471 करोड़। बट अगर हम बात करें कंपनी के ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में 8.7% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 9% हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। बट अगर इसे हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें कि ओवरऑल इंडस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया है, तो इंडस्ट्री ने पिछले 5 साल में 7% की ग्रोथ दिखाई है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर इसे हम इनके रियल टाइम कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें, जो कि अमर राजा बैटरीज, तो अमर राजा की पिछले 5 साल की CAGR ग्रोथ थी 10% की और कंपनी की CAGR ग्रोथ थी 8.7% की। मतलब कि कंपनी ने अमर राजा बैटरीज के कंपेयर में अंडर परफॉर्म किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे वो थे 600 करोड़, 2017 में थे 800 करोड़, 2018 में थे 691 करोड़, 2019 में थे 800 करोड़ और 2020 में थे 700 करोड़। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते आए हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में 5% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में डिक्रीज होकर 1% हो चुकी है, जो कि इंडस्ट्री के कंपेयर में भी और अमर राजा कंपेयर में भी काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में, या फिर जिसे हम ग्रॉस मार्जिन्स भी कहते हैं, तो 2016 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो थे 13%, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 10% हो चुके हैं। तो ये जो स्लाइटली डिप आई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटेंस कंपटीशन जो कि इंडस्ट्रियल बैटरी सेगमेंट में चल रही है। बट कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने टेक्निकली काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे जो उनकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो थे 7%, जो कि 2020 में 5% हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में स्लाइटली डिप आया है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि कंपनी कर रही है अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। आप चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो अगर हम बात करें कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में, तो सितंबर 20 के क्वार्टर में जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो थी 501 करोड़। बट अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वह 0.07%, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। मतलब कि यहाँ पे जो कंपनी का डेट है वो नियरली नेग्लेजिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रिसीवेबल डेज के बारे में, रिसीवेबल डेज मतलब इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद होती है, और उन दिनों के गैप को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। तो 2016 में जो कंपनी के रिसीवेबल डेज थे वो थे 28 डेज, जो कि यहाँ पे 2020 में 27 डेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज दिखाई दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अगर इसे हम अमर राजा बैटरी से भी कंपेयर करें, तो 2020 में जो अमर राजा बैटरीज के रिसीवेबल डेज थे वो थे 33 डेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी के जो रिसीवेबल डेज हैं वो अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग, अपने रियल टाइम कंपटीटर के अकॉर्डिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मतलब कंपनी एनुअली अपनी इन्वेंटरीज को कितनी बार टर्नओवर कर पा रही है, उसे हम कह देते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो 2016 में जो कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो था वो था 3.15, जो कि 2020 में स्लाइटली डिक्रीज होकर 3.03 हो चुका है। बट यहाँ से हम देख सकते हैं कि कंपनी का पिछले 5 साल में जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो था वो इसी तरह से चलता आया है, वो काफ़ी स्टेबल चलता आया है। बट अगर इसे हम इनके रियल कंपटीटर जो कि अमर राजा बैटरीज हैं उससे कंपेयर करें, तो अमर राजा बैटरीज का इस साल का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो था 4.24 टाइम्स। मतलब कि यहाँ पे कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अपने कंपटीटर के कंपेयर में कम है। चलिए अब हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। तो अगर हम बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लोज के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज थे वो थे 2500 करोड़, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 900 करोड़ हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते आए हैं, और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है बिजनेस की साइक्लिक नेचर, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के आरओई के बारे में, आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी।
कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं आरओई। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का जो आरओई है वो लगभग 15% का है, जो कि पिछले 3 साल में 13.36% का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट अगर इसे हम इनके रियल कंपटीटर जो कि अमर राजा बैटरीज है उससे कंपेयर करें तो अमर राजा बैटरीज का पिछले 5 साल का जो आरओई है वो है 18% का। तो अमर राजा बैटरीज के कंपेयर में ये थोड़ा कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के आरओसी के बारे में, आरओसी मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाया है, उस पर हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कह देते हैं आरओसी। चाहे वो जो कैपिटल है वो कंपनी ने डेट लेकर क्यों लगाया हो। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का जो आरओसी है वो है 22.67% का, जो कि पिछले 3 साल में 20.65% का हो चुका है, जो स्टिल काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट अगर इससे हम अगेन इनके कंपटीटर से कंपेयर करें, अमर राजा बैटरी से कंपेयर करें, तो अमर राजा बैटरीज ने पिछले 5 साल में 26% का आरओसी दिखाया है। तो अगेन उनके कंपेयर में ये थोड़ा कम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। तो इस कंपनी को शुरू किया था क्लोराइड ईस्टर्न लिमिटेड ने और वो आज भी इस कंपनी को चला रहे हैं। बट अगर हम बात करें इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ के बारे में, तो इस कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है मिस्टर गौतम चटर्जी, जो कि 2005 से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो करंटली जो कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो है 45.99% और एक भी शेयर प्लेज नहीं है। और ये जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है पिछले 3 साल से सेम चलती आई है, मतलब कि पिछले 12 क्वार्टर से सेम चलती आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बारे में, तो अगर हम बात करें एफआईआईज के बारे में, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो सितंबर 19 के क्वार्टर में जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 9.1%, जो कि सितंबर 20 के क्वार्टर में 9.75% हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें इंक्रीज दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआईआईज के बारे में, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो सितंबर 19 के क्वार्टर में जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 25.21%, जो कि सितंबर 20 के क्वार्टर में 23.12% हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज दिखाई दिया है। चलिए अब हम वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लीडिंग बैटरी सेलिंग कंपनी इन इंडिया और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा खासा डिवर्सिफाइड है। तो इस चीज़ को ट्रैक करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। ऑटोमोटिव की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कंपटीशन किस तरह से चल रहा है, लिथियम आयन सेगमेंट की बात की जाए तो वो किस तरह से चल रही है, वहाँ पे कंपनी के प्लान्स कैसे हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल ईवी मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो इस चीज़ को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ से इंप्रूव हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी आपको देखते रहना चाहिए कि कंपनी के कैपेक्स के प्लान्स किस तरह से चल रहे हैं। तो ये थी एक एनालिसिस कंपनी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आई होगी एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, ये किसी भी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो मेरा फोकस रहता है वो यही रहता है कि मैं आपको कंपनी के बारे में एक क्वालिटी एनालिसिस सर्व कर सकूँ, आपको कंपनी के बारे में एक डीप नॉलेज दे सकूँ। और यहाँ पे आपको मैं पर्सनली भी यही एडवाइस करूँगा, आपको मार्केट में किसी की भी स्टॉक रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न मैं आपको वीडियो के एंड पर आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपना भी होमवर्क कर सकते हैं, आप कंपनी को बाद में ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।